नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वयं प्रकाश जी की कहानी एक यूं ही मौत। स्वयं प्रकाश जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और एक दिन वह मर गया, नहीं पता कैसे। रात को सोया, सुबह उठा नहीं। बस लाश को ठिकाने लगाने के लिए कम से कम जितने आदमी और जितने पैसों की ज़रूरत थी उतने ही जुटे, और उसकी कहानी खामोशी से ख़त्म हो गई, बगैर किसी को कोई कष्ट दिए, बगैर पीछे कोई रोने वाला छोड़े। जैसे वह जिया वैसे ही मर गया। उसकी मौत का शायद उसे खुद भी कोई अफसोस ना हो। उसने ज़िंदगी में कभी रेलवे का टाइम टेबल नहीं खरीदा, कभी ट्रेवल्स चेक नहीं बनवाया, बीमा नहीं कराया, लॉटरी नहीं लगाई, हवाई यात्रा नहीं की, हॉट डॉग या हैमबर्गर नहीं खाया, शैम्पेन या हेरोइन नहीं पी, ब्लू फिल्म भी नहीं देखी, वोट भी नहीं दिया और कमोड पर बैठकर हगा भी नहीं। उसने पीसा की झुकी मीनार और आईफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी नहीं देखा। लेकिन हिंदुस्तान में रहते हुए भी बर्फ ढकी हिमालय की चोटियां और कल कल बहती गंगा और समुद्र की उछलती कूदती लहरें भी नहीं देखी। उसे स्केटिंग भी नहीं आती थी, बालरूम डांस भी नहीं, घुड़सवारी भी नहीं आती थी, लेकिन उसे तैरना भी नहीं आता था, स्कूटर चलाना भी नहीं आता था, टाइप करना भी नहीं आता था। उसने कभी कंप्यूटर पर डाटा प्रोसेसिंग नहीं किया, पियानो नहीं बजाया, मूवी फिल्म नहीं उतारी। लेकिन यही क्यों, उसने तो कभी कैलकुलेटर पे काम भी नहीं किया, मुंह में हाथ डालकर सीटी भी नहीं बजाई, हथेली पर लट्टू भी नहीं घुमाया। वह अखबार पढ़ता था, लेकिन सरसरी तौर पर और अनियमित रूप से, जब भी सामने पड़ा मिल जाए, दूसरा कोई काम ना हो। वह होटल में खाना खाता था, लेकिन 20 साल खाना खिलाने के बाद भी होटल वाले को पता नहीं चला कि उसे कौन सी सब्जी पसंद है, कौन सी नापसंद। वह अध्यापक था, लेकिन उसने कभी मन से नहीं पढ़ाया। उसकी कक्षा में कोर्स अक्सर पूरा नहीं हो पाता था। उसका रिजल्ट बहुत दरिद्र रहा करता था और उससे घटिया, आलसी और निकम्मा अध्यापक समझा जाता था। उसे अक्सर मीमो चार्जशीट मिलती रहती थी। कभी जिम्मेदारी का कोई काम सौंपा नहीं गया और अफसरों के निरीक्षण दौरों के समय छुट्टी पर भेज दिया जाता था। आखिर वह मर गया। हालांकि वह ऐसा नहीं होता, तब भी आखिर तो मरता ही ना। बचपन में वह एक जहीन लड़का हुआ करता था, वक्त का हमेशा पाबंद और कपड़ों, किताबों, गृह कार्य, सामान्य ज्ञान, दूसरी गतिविधियां आदि में चाक चौबंद। अध्यापक उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। अपेक्षाकृत कमजोर सहपाठी उसके पीछे पीछे घूमते थे और माँ बाप सोचते थे कि वह बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर या इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। उसका स्वास्थ्य भी सामान्य रूप से ठीक ही था। हाँ, यह जरूर था कि उसे कभी और बच्चों की तरह फुदकते, किलकते या चीखते चिल्लाते नहीं देखा गया। आमतौर पर वह एक चुप्पा, घुन्ना, पड़ाकू और गंभीर बच्चा था। लड़कपन में उसमें परिवर्तन दिखाई देने शुरू हुए। लंबाई एकदम से बढ़ गई, टेटुआ निकल आया, आवाज भारी हो गई, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए, पूंछों की लकीरें निकलने, कोरे निकलने लगी। पूरा अस्तित्व एक अबुझ झेप और गोपनीयता का गुंजलक सा लगने लगा। उसके चेहरे पर कील मुहासे दिखाई देने लगे, जिन्हें अपेक्षाकृत वह अंगूठे उंगली से दबाकर पिचकाता, फोड़ता रहता। दिमाग स्थिर रहने की बजाय इधर उधर भटकता रहता। वह किसी भी से भी बात करते समय शर्माता या चिड़चिड़ाने लगता, लेकिन लेक्चर के दौरान अकेला पीछे लगी बेंच पर बैठा बैठा कभी कभी बड़े रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगता। वह नहाती हुई लड़कियों, महिलाओं को देखने के लिए ताक झांक भी किया करता, लेकिन किसी लड़की से बात करने का मौका आता तो हकलाने लगता या कन्नी काटकर भाग छूटता या बड़े रूखे और उज्जट ढंग से पेश आता। वह एक काल्पनिक प्रेयसी के विरह में कविताएं लिखता और फाड़ देता, और स्कूल के जलसों में कभी पहले की तरह कविता पढ़ने या गाना सुनाने आगे नहीं आता। अध्यापकों के बुलाने पर भी नहीं आता। वह दोपहर को घर वालों के डांटने के बावजूद चादर तान कर सो जाता और रात 12-12 बजे तक दोस्तों के साथ शहर की सूनी सड़कें नापता रहता। पूछा उससे यह गया था कि वे आर्ट्स लेगा या साइंस या कॉमर्स। पहले वे बौछक पूछने वाले अध्यापक को देखता रहा, फिर बोल बैठा, आप टुनकू खाएंगे, मुंकू या कुंकू? दूसरा कोई होता तो उसके थप्पड़ पड़ जाता या उसे भगा ही दिया जाता, पर अभी इस मामले में उसके पिताजी को बुलवाया गया।
पिताजी भी अध्यापक थे और उनकी स्थिति यह थी कि स्कूल वाले उनसे परम संतुष्ट थे और घर वाले चरम असंतुष्ट। वह भांग बहुत पीते थे और हर पहली तारीख को पूरा वेतन पत्नी के हाथ में रख देने के अलावा उन्हें घर की किसी बात से कोई मतलब नहीं था। घर पर भी उनके पास कुछ बच्चे पढ़ने आते थे, पर या तो वे फीस देते नहीं थे और यदि देते भी तो वे गृहलक्ष्मी के पास नहीं पहुंचते थे। गृहलक्ष्मी हमेशा क्रोध से भरी रहती थी और सबसे ज्यादा कुपित वे मास्टर साहब की भांग के कारण थी। पर उसे पिता के इस इकलौते व्यसन में कोई बुराई नजर नहीं आती थी और वह पहले भांग बनाने पिलाने में और फिर बाद में चढ़ जाने पर उपचार शमन में पिता का सहायक होता था, बस चुपचाप। तो पिता ने यह समाधान निकाला कि बर और बहस किए उसे साइंस दिलवा दी, क्योंकि उसमें कैरियर अच्छा है। और कैरियर ऐसा अच्छा निकला कि हमेशा प्रथम श्रेणी में आने वाला वह उस साल फेल हो गया। हालांकि सिर्फ साइंस के ही कारण नहीं, और अगले साल भी सप्लीमेंट्री में ही पास हो सका। पूछा उससे यह गया था कि अब तक वह पढ़े लिखों के फिटमारेपन की स्थिति समझ चुका था, और जब मैं सर्विस करूंगा और जब 100-100 के नोट मेरे हाथ में होंगे, जैसे बचकाने सपने उस पर से उड़कर उससे छोटों के मन पे जा बैठ चुके थे। इसी बीच उसका एक लड़की से प्यार हुआ जो देखा देखी से तृतीय श्रेणी में मैट्रिक पास करने तक, छुआछाई तक आया और साइंस छोड़कर बीए करने तक नौक झोंक कर बीएड के दरमियान उसके सनकीपन से तंग आकर टूट गया। उसकी फरमाइश थी कि 10 साल से पहले शादी नहीं करेंगे और बच्चे पैदा करने जैसी मूर्खता तो कभी नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया वैसे ही बच्चों से भरी पड़ी है। उसका कहना था कि वह शादी के 7 दिन पहले नसबंदी ऑपरेशन करा लेगा, क्योंकि यदि सिर्फ एक पीढ़ी वह बलिदान करने को तैयार हो जाए इस देश के लिए, तो लेकिन एक पीढ़ी को उसके पागलपन की कोई चिंता नहीं थी, खबर भी नहीं थी, और जिसे थी वह तो किसी और से शादी करके चली गई और अंत में 4 लड़कियों और 2 लड़कों की सुखी संतुष्ट मोटी मां बनकर ही उसने चैन की सांस ली। इसके बाद उसने लड़कियों की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा। वे उसे बेवकूफ़ी से भरी पोटली लगने लगी और हर तरफ बहती कूदती लड़ती झगड़ती हंसती दुलाती दुलत्ती मारती खिसियाती दुनिया उसे एक फिजूल तमाशे की तरह लगने लगी। उसकी बहन घर से भाग गई। उसने जरा परवाह नहीं की, क्योंकि यह बहन की अपनी स्वेच्छापूर्ण मूर्खता थी, जिसे करने को सबका अधिकार है। और जब मनाती टोकती डांटती झींकती मां मर गई तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में वह अध्यापक हो गया, क्योंकि कुछ न कुछ खाने के लिए कुछ न कुछ कमाना तो जरूरी था। और जब बाप और बेटा दोनों आटा दाल घी मसाले खरीद कर नहीं लाए तो नौकर क्या पकाए, इसलिए दोनों होटल पर खाने लगे और पिता के रिटायरमेंट के बाद उनका टिफिन घर जाने लगा। यह अध्यापकी के प्रारंभिक दिनों की बात है, जब गांधी जयंती या कोई जयंती थी और उसे भी बोलने के लिए कहा गया था, और उसने कहा था कि आज आपसे कहा जाएगा कि आपको गांधी जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। कुछ दिन बाद कहा जाएगा नेहरू जी के बताए रास्ते पर, फिर सुभाष के बताए रास्ते पर, फिर सुब्रमण्यम भारती के बताए रास्ते पर, और फिर भगत सिंह के बताए रास्ते पर। इस तरह साल भर में करीब 20-21 रास्ते आते हैं और सब पर आप एक साथ चल नहीं सकते, क्योंकि ये सारे रास्ते यदि पता भी चल जाएं कि क्या हैं तो एक दूसरे के ठीक उल्टी दिशा में हैं। क्योंकि सुभाष जब कांग्रेस अध्यक्ष बने तो गांधी जी ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया था। आप क्या करेंगे? और हकीकत तो लेकिन और भी मजेदार है, आप इनमें से किसी के रास्ते पर नहीं चलेंगे, आप चलेंगे हाजी मस्तान के रास्ते पर, और उसमें कुछ खास बुराई भी नहीं है। हर व्यक्तिगत रूप में मुझे सीवी रमन का रास्ता बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद। इस हतबुद्धि कर देने वाले उसके भाषण के बाद पूरी नौकरी के दौरान उसने कभी भाषण देने के लिए नहीं कहा गया। वह नागरिक शास्त्र का अध्यापक था, पर चूंकि उसकी पढ़ाने की क्षमता पर शिक्षा विभाग को संदेह ही नहीं था, उससे उन्हें डर भी लगता था, इसलिए उसे दफ्तर के छोटे मोटे काम के लिए रखा जाता और किसी भी अध्यापक के छुट्टी चले जाने पर उसकी कक्षा को संभालने भेज दिया जाता। भर्ती का अध्यापक या बदली का अध्यापक, यही उसका काम रहा। उसने परवाह भी नहीं की, लेकिन ऐसी कक्षा को वह सचमुच संभालने लगता था। ना वहाँ शोरगुल होता नजर आता, ना बेंचों के पटकने उलटने की आवाजें, और ना सन्नाटा जो लड़कों के भाग जाने पर हो जाता है।
वह कक्षा में घुसते ही पूछता, तुम लोगों का क्लास टीचर कौन है? ऐसा वह जानबूझकर करता। अपनी बिरादरी के सीधे लोगों को वह बेबी सीटर कहता और तेज लोगों को टीचर नहीं चीटर कहता लड़कों के सामने। लेकिन लड़के हंसते नहीं, क्योंकि लड़कों को हमेशा उससे बहुत रोचक, उत्तेजक और मौलिक सनकीपन की उम्मीद रहती। यदि वह भूगोल की कक्षा होती तो वह यहाँ से शुरू करता, अच्छा बताओ ऐसा क्यों है कि एक ही देश में एक जगह लोग बाढ़ से मर रहे हैं, दूसरी जगह सूखे से? ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि बाढ़ के इलाके का पानी सूखे के इलाके में पहुंचा दिया जाए? दोनों जगह 4-4 फसलें ली जा सकती हैं। तब वह विस्तार से गंगा के पानी के क्यूसेक बताता, गंगा पर बांध बांधने की असमर्थता, गंगा को कावेरी से जोड़ने की योजना, भूमिगत सुरंगों से गंगा का पानी नहरों तक लाने का खर्चा, परमाणु विस्फोटों में से थार रेगिस्तान में बड़े बड़े जलाशय बनाने की कल्पना। लड़कपन में कल्पना की बातें अबूझ होने पर भी अच्छी लगती हैं और लड़कों को भी अच्छी लगती। एक दिन एक लड़के ने पूछ लिया कि सर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जितने पैसे से एक लड़ाकू विमान आता है उसमें 30 पलंगों वाला अस्पताल या 100 बच्चों वाला एक स्कूल बन सकता है। हमारे युद्ध संबंधी बजट में से 5% की भी कटौती कर दी जाए और बड़े राष्ट्रों की संधियों और संघों द्वारा, तब तक घंटी बज जाती। यही वह सामान्य विज्ञान, कॉमर्स, भौतिक शास्त्र या हिंदी की कक्षा में करता। उसकी बातें छात्रों के सिर के ऊपर से नहीं गुजरती, दिमाग को थपेड़े मारते हुए निकलती। वह शख्स जो कह रहा है वह दूसरा कोई नहीं कहता, पर उन्हें लगता इसके पास प्रश्न ही प्रश्न है, कल्पना ही कल्पना। समाधान या व्यवहार की बात करते ही वह चिड़चिड़ा जाता। वह पढ़ता बहुत था, लेकिन उस पर किसी से बहस करने को तैयार नहीं होता। शायद अपने मुकाबले दूसरे लोग उसे बौड़न लगते थे। वह जानकारी, ज्ञान और बोध में बारीकी से अंतर करता था और अधिकांश पढ़े लिखे को पराये विचारों की एस्ट्रे कहता था। एक बार बहुत ध्यान से समाचार सुनने वाले से उसने पूछा, क्या सुनते हो? वह भौचक सा देखने लगा तो वह खुद ही बोला, कल गिनना कहा शब्द 15 मिनट के समाचार में कितनी बार बोला गया? राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, राज्यपाल ने कहा, युवराज ने कहा, विपक्ष ने कहा, पार्टी अध्यक्ष ने कहा, इजराइल ने कहा, पोप ने कहा, बीबीसी ने कहा। ये कहते 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 ही हैं, कुछ करते का है या कुछ भी करते हैं, जो करते हैं वह इसे क्यों नहीं होता समाचारों में? इसके दूसरे दिन जब वह कक्षा में गया तो बोर्ड पर लिखा था पागल। इस पर उसने जरा भी बुरा नहीं माना और पौन घंटे जीवन में पागलपन की महत्ता का भाषण दिया। गैलीलियो से, मैडम क्यूरी से, आइंस्टाइन से, डार्विन से, फ्राइड से, रसेल से, सीवी रमन से, ठाकुर से, चार्ली चैपलिन से उसने सिद्ध कर दिया कि दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी, कोई महान व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पागल ना हो। काम में पागल, प्रेम में पागल, काम के प्रेम में पागल, और तुमसे भाग्यशाली होगा वह जिससे इसको शतांश भी पागलपन आ जाएगा। विद्यार्थी फिर अभिभूत। वह सुपर पावर्स को सुपर राक्षस कहता, मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री, शिक्षा विभाग को भिक्षा विभाग और टीचर को चीटर। वह ना कुछ करता था, ना करना चाहता था, ना कुछ था, ना होना चाहता था, ना कहीं पहुंचा, ना पहुंचना चाहता था, ना किसी का प्रशंसक था, ना निंदक। वह हर चीज को निर्लिप्त, निष्क्रिय और निर्विवाद आलोचक था और इस पूरे तमाशे से लगता था कि या तो वह समय से बहुत पहले पैदा हो गया या बहुत बाद में। उसकी दो चीजों में जरूर जाहिर दिलचस्पी थी, शतरंज में और विज्ञान में। शतरंज वह बहुत अच्छी खेलता था, हर बार नई तरह से खेलता था। उसकी शुरुआत इस तरह होती कि चलिए मेरा एक हाथी आज छुट्टी पर है, और अपना एक हाथी खुद हटाकर खेल शुरू करता। यह कहता, आज मेरे काले ऊँट की तबीयत खराब है, वह एक घर से ज्यादा नहीं चलेगा। सामने वाला सनकीपन पर हंसता, अतिरिक्त विश्वास या संदेह में पड़ जाता और हार जाता। विज्ञान के लिए उसके मन में सचमुच आदर था, भक्ति जैसा आदर। उसके अनुसार दुनिया में सिर्फ वैज्ञानिक है जो नया कुछ कर रहा है, बाकी सब तो पुराने को ही घिसे जा रहे हैं। धर्म कर्म, पाप पुण्य, मंदिर पूजा, रीति रिवाज आदि को वह पाषाण युगीन जातियां नादानियां मानता और कहता, दूसरों को इसकी आज़ादी देता हुआ भी, क्योंकि मूर्खता करने का किसी ने कॉपीराइटर नहीं ले रखा है, खुद कभी इसमें भाग नहीं लेता। त्योहारों के साथ भी उसका यहाँ सलूक होता था। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे पुरातत्व, उत्खनन और प्रगतिहासिक शोधार्थियों पर आता था। यह भी उसका ख्याल था इनके बारे में कि समाज शास्त्रियां
नृतत्व शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी उसकी राय अच्छी नहीं थी। वह अक्सर स्कूल की प्रतियोगशाला में घुसा रहता और उस प्रतिभा को ढूंढता रहता जो विज्ञान के उपकरणों से प्यार करती है। वैज्ञानिक सूत्र जिसे लोरी की तरह मीठे लगते हों और जिसमें आविष्कार तथा खोज के लिए पागल होने की क्षमता छिपी हो। और क्या मजे की बात है कि यह वही शख्स है जो 8वीं में विज्ञान दिलाए जाने से फेल हो गया था और आखिर कॉलेज में घुसते ही उसने विज्ञान से पीछा छुड़ाकर कला ले ली थी। या क्या पता, हो सकता है विज्ञान का महत्व उसे बाद में समझ आया हो और यह पछतावे की खलिश ही हो जिसने उसे विज्ञान का भक्त बना दिया। या मुमकिन है वह विज्ञान को पढ़ाने के आतंककारी तरीके से शुद्ध हो और उसकी तेजाबी खरोच से भावी वैज्ञानिकों को बचाना चाहता है, पता नहीं। पर यह पता है कि विज्ञान के विद्यार्थी उसके लाड़ और प्रोत्साहन को व्यवधान समझते थे, परीक्षा फल और कैरियर पर से ध्यान नहीं हटा पाते थे। विश्लेषण की तार्किक परिणति तक पहुंचने का धैर्य उनमें नहीं होता था और फलतः हर वर्ष 2-4 महीने की खजाने की खोज के बाद वह खिन्न हो जाता था। वह नियम से खाने, पढ़ने, सोने, जागने का विरोधी था। पाठ्य पुस्तकों को लेखन के उबाऊपन और घटियापन की प्रकाष्ठा मानता था और परीक्षा पद्धति उसकी नज़रों में इतनी हास्यास्पद थी कि उसे कभी इन्विजिलेशन के लिए नहीं भेजा जाता, क्योंकि भेजा जाता तो वह न सिर्फ सबको नकल करने देता बल्कि खुद भी नकल करवाने लगता। वह कभी समय से स्कूल नहीं आया, कभी छुट्टी की अर्जी उसने समय पर नहीं भेजी, कभी तनख्वाह के नोट गिनकर जेब में नहीं रखे और कभी दिए हुए कर्जे वसूल नहीं किए। लेकिन उसे कभी किसी के चरित्र पर लांछन लगाते, चिल्लाते, गाली देते, लड़कियां घूरते या नशे में लड़खड़ाते या कुंजियां लिखते, नंबर बढ़ाने के लिए पैसे लेते या अधकचरी जानकारी का दूसरों पर रौब मारते, बकरी की तरह पान चरकर जगह जगह पीक मारते या स्कूल के समय होटल पर बैठकर कमेंट्री सुनने, लड़कों को दूसरे अध्यापकों के विरुद्ध नारेबाजी करने के लिए उकसाते या खूबसूरत छोकरे छोकरियों को घर बुलाते नहीं देखा गया। उम्र के साथ साथ उसकी संजीदगी बढ़ती गई। वह बहुत कम बोलता, बहुत पढ़ता, शतरंज खेलता, होटल में खाना खाता और सो जाता। उसके सहकर्मियों, विद्यार्थियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए वह अब भी इतना रंगहीन की रहस्यमय लगता था। उसका जीवन इतना घटनाविहीन था कि उसके जैसे व्यक्ति के जीवन की घटनाविहीनता भी सनसनीखेज लगती। उसके बारे में लोगों ने समय समय पर तरह तरह के अफवाहें भी फैलाने की कोशिश की, लेकिन कोई अफवाह ज़्यादा दूर नहीं चल सकी। उसकी उपस्थिति कहीं भी अंकित नहीं हुई, लेकिन उस उपस्थिति की उपेक्षा भी नहीं की जा सकी। वह किसी कार्यक्रम में है तो भाग नहीं ले रहा, पर है, यह बात भी कानों कान सब तक पहुंच जाती। उसका सादा लिबास, खामोश व्यक्तित्व भीड़ में अलग से नहीं पहचाना जा सकता था, लेकिन उसने सादगी को भी ऐसा अर्थ सा दे रखा था कि कई लोग उसका अनुकरण करने की कोशिश करते थे। वह अपनी गुमनामी में भी ख्यात था और अपनी निष्क्रियता से भी लोगों में एक अजीब सी कचोट पैदा करता था। एक बार उसके बचपन का एक दोस्त उससे मिलने आया। वे हंसे, बतियाए, घूमे फिरे। दोस्त ने कहा, तुम इतने जहीन थे, हम सब सोचते थे कि तुम जरूर कुछ बनोगे। जिंदगी ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तुम्हारी असफलता का दोषी पूरा समय और पूरा समाज है। वह चिढ़ गया, ठंडे स्वर में बोला, मैं क्या बन जाता तो तुम मुझे सफल मानते? कलेक्टर, राज्यसभा का सदस्य? सफलता क्या होती है? सफल कौन है? लिंकन, नेपोलियन, हिटलर, गांधी, मार्टिन लूथर किंग, धर्मा तेजा, संजय गांधी, रंगा बिल्ला? क्या सफलता? मैं अपनी खातिर नहीं जीता, तुम लोगों की खातिर जीता। चलो जीता, हालांकि नहीं जीता, क्यों जीता, पर मान लो जीता, तो क्या बनने पर तुम मुझे सफल मानते? दोस्त कुछ नहीं कह सका। कुछ दिन बाद वह मर गया, एक नाराज आदमी की चुपचाप मौत। ना किसी से तीमारदारी करवाई, ना किसी से अफसोस। लेकिन यह जीवन असफल चाहे न रहा हो, निरर्थक जरूर बीत गया, क्योंकि इस बेहुदा दुनिया की बेहुदगी समझने के बावजूद उसने इसके खिलाफ ना तो आवाज उठाई, ना उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जो उसी तरह को जानते थे, क्योंकि तब ये सब मिलकर शायद इस दुनिया को कुछ कम बेहुदा बनाने की तरकीब तो कर सकते थे।